इस कहानी के लेखक हैं कासिम अंसारी। केरल की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा वेलीमाला गांव जितना खूबसूरत दिखाई देता था, उतनी ही डरावनी उसकी कहानियां थी। चारों तरफ फैले घने जंगल, पहाड़ियों पर रेंगता हुआ कोहरा और शाम ढलते ही छा जाने वाला अजीब सा सन्नाटा इस गांव को बाकी दुनिया से अलग बनाता था। गांव के बूढ़े अक्सर एक ही बात कहते थे, सूरज डूबने के बाद उस जंगल में मत जाना, क्योंकि अंधेरा होने के बाद वहां कोई और भी जाग जाता था। लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। कहा जाता था कि वो जंगल में भटकने वालों को रास्ता भुला देती थी, उनके सामने उनके अपने लोगों का चेहरा बनाकर खड़ी हो जाती थी, और जब तक सच समझ में आता तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती थी। शाम धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे उतर रही थी। जंगल के बीचों बीच बने टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दो परछाइयां आगे बढ़ रही थी। पारुल और निखिल दोनों ट्रेकिंग के शौकीन थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आज उनका सामना किसी जंगली जानवर से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज से होने वाला था जिसका अस्तित्व ही डर था। चारों तरफ पेड़ों की घनी कतारें खड़ी थी। ठंडी हवा पत्तों को हिला रही थी, और हर गुजरते मिनट के साथ कोहरा थोड़ा और घना होता जा रहा था। अचानक पारुल एक बड़े पेड़ के सामने रुक गई। वो घबराई हुई निगाहों से आसपास देखने लगी। ये क्या? हम तो दोबारा वहीं वापस आ गए जहां से हमने चलना शुरू किया था। इसका मतलब गांव वाले सही कह रहे थे, हमें इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। निखिल ने आसपास नजर दौड़ाई। उसके चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे गायब हो रहा था, क्योंकि वो भी पहचान चुका था कि वे सचमुच उसी जगह लौट आए थे। घबराओ मत पारुल, हम बहुत ही जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उसकी आवाज में छिपा डर साफ महसूस हो रहा था। कोहरा अब और भी घना हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी सफेद चादर में कैद हो गया हो। पारुल ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर एक भी नेटवर्क बार नहीं था। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, पानी भी खत्म हो गया है। पारुल तुम यहीं रुको, मैं कुछ देर में कहीं से पानी लेकर आता हूं। ये कहकर निखिल कोहरे में गायब हो गया। कुछ ही सेकंड में उसकी परछाई भी दिखाई देना बंद हो गई। अब वहां सिर्फ पारुल थी, और उसके चारों तरफ फैला हुआ अनंत सन्नाटा। हवा भी जैसे रुक गई थी। झिंगुरों की आवाजें अचानक बंद हो चुकी थी। पेड़ों के बीच ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा हो। तभी अचानक उसके पैर में एक तेज खिंचाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने नीचे से उसका टखना पकड़ लिया हो। पारुल डरकर उछल पड़ी। कौन है? कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। इतना गहरा सन्नाटा जिससे उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। कुछ मिनट बाद कोहरे के भीतर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पारुल ने राहत की सांस ली। निखिल हाथ में पानी की बोतल लिए उसकी ओर आ रहा था। क्या हुआ पारुल, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्यों? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी टांग पकड़कर खींची हो। निखिल कुछ वक्त के लिए चुप रहा। उसने जंगल की तरफ देखा। लो पानी पी लो, हम यहां से चलते हैं। इस जगह से अब मुझे भी डर लगने लगा है। पारुल ने जल्दी जल्दी पानी पिया और दोनों आगे बढ़ने लगे। रास्ता पहले से भी ज्यादा सुनसान हो चुका था। पेड़ इतने घने थे कि ऊपर का आसमान दिखाई देना बंद हो गया था। कोहरे के बीच चलते हुए पारुल को लग रहा था कि वे किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। निखिल, हम कहाँ जा रहे हैं? जब मैं पानी लेने गया था
तब मुझे एक नया रास्ता दिखाई दिया था, वही रास्ता हमें बाहर ले जाएगा। पारुल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक पत्थर के पास बैठ गई। पारुल, क्या हुआ? बस अब मुझ में चलने की ताकत नहीं बची। तभी उसकी नजर सामने एक पेड़ के नीचे पड़ी और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पेड़ के नीचे एक लाश पड़ी थी। उसकी आंखें भय से फटी हुई थी। चेहरे पर ऐसा आतंक था जैसे मरने से पहले उसने कोई अकल्पनीय चीज देख ली हो। लेकिन पारुल की चीख उस लाश को देखकर इसलिए नहीं निकली क्योंकि कोई मर चुका था। उसकी चीख इसलिए निकली क्योंकि वो लाश निखिल की थी। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें रुकने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और अपने पीछे खड़े निखिल की तरफ देखा। लेकिन अब वहां निखिल नहीं था। वहां एक भयानक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी त्वचा सड़ी हुई दिखाई दे रही थी। सफेद बाल जमीन तक लटक रहे थे। आंखें पूरी तरह से काली थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। वो बूढ़ी औरत बिना पलक झपकाए पारुल को घूर रही थी और फिर जंगल में पारुल की एक भयानक चीख गूंज उठी। चीख इतनी डरावनी थी कि दूर बैठे पक्षी भी अचानक उड़ गए और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन जंगल का रहस्य अब और गहरा हो चुका था। सुबह का समय था। गांव का रहने वाला राघव हाथ में लाठी लिए जंगल के रास्ते पर चल रहा था। राघव गांव वालों को जंगल से बचाने का काम करता था। कभी कभी वो वन विभाग की भी मदद कर देता था। चलते चलते उसकी नजर बार बार अपने गले में पड़े ताबीज पर जा रही थी। जय बजरंगबली, जब तक ये ताबीज मेरे पास है मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन शायद उस दिन ताबीज भी उसे सच्चाई से नहीं बचा सकता था। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी और वो वहीं जम गया। जमीन पर 2 लाशें पड़ी थी। उनके शरीर बुरी तरह सड़ने लगे थे। राघव की आंखें भय से फैल गईं। हे भगवान, ये तो वही 2 लोग हैं जिन्हें मैंने जंगल में अकेले आने से मना किया था, लेकिन ये दोनों नहीं माने। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने एक बार जंगल की गहराइयों की तरफ देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोहरे के बीच कोई उसे घूर रहा हो। कोई जो भी वहीं मौजूद था। अगले ही पल राघव पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगा। राघव पूरी ताकत से भागता हुआ गांव की तरफ दौड़ रहा था। उसके माथे पर पसीना था, सांसें बेकाबू हो चुकी थी और उसकी आंखों में ऐसा डर दिखाई दे रहा था जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। कुछ ही देर बाद वो गांव के चौपाल के पास पहुंच गया। वह गांव का मुखिया कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। राघव को उस हालत में देखकर सभी लोग खड़े हो गए। क्या हुआ राघव, तू इतना डरा हुआ क्यों है? राघव के होंठ कांप रहे थे। उसे बोलने में भी कठिनाई हो रही थी। मुखिया जी, 2 दिन पहले शहर से एक लड़का और एक लड़की घूमने के लिए आए थे। वे जंगल जाना चाहते थे। फॉरेस्ट ऑफिसर ने उन्हें मुझसे मिलवाया था। मैंने उनसे जितने पैसे मांगे उन्हें बहुत ज्यादा लगे और फिर वे अकेले ही जंगल में चले गए। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि जंगल में अकेले मत जाओ, लेकिन उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। राघव की आवाज भर आ गई। अभी अभी मैं उनकी लाशें देखकर आ रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उन्होंने कोई बहुत ही भयानक चीज देख ली हो। ये सुनते ही चौपाल पर सन्नाटा सा छा गया। मुखिया का चेहरा एकदम उतर गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। राघव, तुझसे कितनी बार कहा है फॉरेस्ट ऑफिसरों की चाकरी करना छोड़ दे, बंद कर दे ये टूर गाइड का धंधा। लेकिन तू पैसों के लालच में सब कुछ भूल जाता है। मत भूल, तेरा भी एक परिवार है। तेरा ये लालच किसी दिन तुझे ऐसी मुसीबत में फंसाएगा जहां से तुझे कोई वापस नहीं ला सकता।
राघव सिर झुकाकर खड़ा रहा क्योंकि वो जानता था कि मुखिया की बातों में सच्चाई थी। कुछ देर बाद मुखिया ने पुलिस को सूचना दे दी। शाम तक पुलिस की एक टीम गांव पहुंच गई। राघव की मदद से पुलिस वाले जंगल के भीतर गए। कोहरा उस दिन भी उतना ही घना था और जंगल उतना ही खामोश जैसे 2 दिन पहले था। कुछ घंटों बाद निखिल और पारुल की लाशें बाहर लाई गई। दोनों के चेहरे पर जमे हुए भय ने पुलिस वालों तक को बेचैन कर दिया था। किसी के शरीर पर कोई बड़ा हमला नहीं था, लेकिन दोनों की आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उन्होंने मौत से भी ज्यादा डरावनी कोई चीज देख ली हो। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोनों शव उनके घर भेज दिए गए और पूरे गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन गांव का डर कम होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा था। शाम का समय था। चौपाल पर मुखिया कुछ बुजुर्गों के साथ बैठा हुआ था। राघव भी वहीं मौजूद था। धीरे धीरे पहाड़ियों से कोहरा उतरना शुरू हो चुका था और हवा में एक अजीब ठंडक घुल रही थी। तभी एक बुजुर्ग ने मुखिया की तरफ देखा। मुखिया, अब तुमने क्या सोचा है? मुखिया कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने भारी सांस छोड़ी। मैंने तो सोच लिया है, अब हमें शहर से आने वाले लोगों को अपने घरों में ठहराना बंद करना होगा। सभी लोग चौंक गए। ये जगह जितनी सुंदर दिखाई देती है, असल में उतनी है नहीं। यहाँ की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वे नहीं जानते कि कभी कभी सबसे सुंदर दिखाई देने वाली चीजें ही सबसे खतरनाक होती है। चौपाल पर बैठे सभी लोग चुपचाप सुनते रहे। लोग पहाड़ देखते हैं, झरने देखते हैं, घना जंगल देखते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं दिखाई देता जो इस जंगल के भीतर जागता है। राघव धीरे से आगे आया। लेकिन मुखिया जी, अगर गांव वाले बाहर से आने वाले पर्यटकों को अपने घरों में ठहराना बंद कर देंगे तो गांव का रोजगार तो ठप हो जाएगा। आप जानते हैं कि यहाँ के आधे घरों का चूल्हा इन्हीं लोगों की वजह से ही जलता है। एक दूसरे बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया। राघव ठीक कह रहा है मुखिया, रोजी रोटी भी तो कोई छोटी चीज नहीं होती। मुखिया ने दोनों की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, अरे तुम लोग एक बात नहीं समझ रहे। उसकी आंखें जंगल की तरफ उठ गई। क्या तुमने कभी सोचा है कि सरकार ने आज तक इस जगह कोई बड़ा होटल या फिर कोई गेस्ट हाउस क्यों नहीं बनवाया? सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या सरकार के पास पैसे नहीं हैं? हैं? यहाँ की पर्यटन बढ़े, क्या वो नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, फिर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सरकार भी सच्चाई जानती है। वो जानती है कि इस जंगल में खतरा है, लेकिन वो ये बात खुलकर नहीं बता सकती, क्योंकि जिस दिन सरकार ये मान लेगी कि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी, उस दिन लोग कहेंगे कि सरकार भी अंधविश्वास में यकीन करने लगी है। चौपाल पर बैठे लोगों की आंखों में बेचैनी बढ़ने लगी। कोहरा पहले से काफी ज्यादा घना हो चुका था। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और चौपाल के चारों तरफ अजीब सा अंधेरा फैलने लगा था। मुखिया ने धीरे धीरे अपने सामने बैठे लोगों को देखा। उसकी आवाज अचानक बहुत धीमी हो गई। और तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि उस जंगल में कौन रहता है। ये सुनते ही कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ लोगों ने अनजाने में अपने ताबीज पकड़ लिए। मुझे डर इस बात का नहीं है कि लोग जंगल में जा रहे हैं। मुझे डर इस बात का है कि कभी कोई भटका हुआ इंसान उसके ठिकाने तक पहुंच गया और उसने गलती से भी वहां रखी किसी चीज को इधर उधर कर दिया, तो क्या होगा? किसी ने जवाब नहीं दिया। उसके जागने का मतलब जानते हो तुम सब? मुखिया की आवाज कांपने लगी। उसके जागने का मतलब होगा वेली माला का अंत। एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर चौपाल पर बैठे सभी लोग सिहर उठे। राघव तक के चेहरे का रंग उड़ चुका था। लेकिन मुखिया जी, ये इस समस्या का हल नहीं है। हम पर्यटकों को यहाँ आने से चाहकर भी नहीं रोक सकते।
मैं जानता हूं, लेकिन उन्हें जंगल जाने से तो रोक सकते हैं। मुखिया धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आज से इस गांव में एक नया नियम लागू होगा। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। अगर बाहर से आया हुआ कोई भी पर्यटक जंगल जाने की जिद करे, तो गांव का कोई भी आदमी उसे जंगल के अंदर नहीं लेकर जाएगा। न कोई गाइड, न कोई वाहन चालक, न कोई जंगल का रास्ता बताएगा, न कोई उसकी मदद करेगा। हवा का एक ठंडा झोंका चौपाल से गुजरा। और जो भी इस नियम को तोड़ेगा, उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। कुछ ही देर में चौपाल खाली हो गई, लेकिन जाते जाते हर आदमी एक बार जंगल की तरफ जरूर देख रहा था, जैसे अंधेरे के भीतर कोई उन्हें देख रहा हो। और उसी समय जंगल की गहराइयों में किसी बूढ़ी औरत की बहुत धीमी हंसी फिर से गूंज उठी। वेल्लीमाला गांव से लगभग 300 किलोमीटर दूर कोची अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। यहां न जंगलों का सन्नाटा था, न पहाड़ों पर उतरता कोहरा। यहां सिर्फ भीड़ थी, गाड़ियों का शोर था और लाखों लोगों की भागती हुई जिंदगी। लेकिन कभी कभी किसी इंसान की किस्मत का रास्ता इतनी दूर बैठकर भी उसी जगह की तरफ मुड़ जाता है जहां उसका इंतजार कुछ बहुत पुराना कर रहा होता है। अपने कमरे में बैठी कविता लैपटॉप पर कुछ खोज रही थी। कमरे की दीवारों पर कई खूबसूरत तस्वीरें टंगी हुई थी और उन्हीं तस्वीरों के बीच एक पुरानी पेंटिंग भी लगी थी, जिसे वो बचपन से देखती आ रही थी। तभी दरवाजा खुला और कमरे में राहुल और प्रीति दाखिल हुए। कविता उन्हें देखकर खुशी के मारे मुस्कुरा उठी। अरे, तुम दोनों अचानक? तुम्हारी जब से आर्यन के साथ शादी हुई है, तुम तो अपने दोस्तों को भूल ही गई। कविता हंस पड़ी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और आर्यन तो आज तुम दोनों को कॉल करने ही वाले थे। आओ बैठो। चारों कॉलेज के दिनों से दोस्त थे। कभी एक दूसरे के बिना दिन नहीं गुजरता था, लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। कविता और आर्यन एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। वहीं राहुल और प्रीति भी एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। कुछ देर बाद कविता रसोई में गई और सबके लिए चाय लेकर वापस आई। चारों पुराने दिनों की बातें करने लगे। हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया। तभी मुख्य दरवाजा खुला और आर्यन घर के अंदर आया। अपने दोस्तों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह, कितने दिनों बाद हम सब एक साथ बैठे हैं। अरे तुम तो शादी के बाद हमें भूल ही गए भाई, हमारी तरफ तो देखते भी नहीं। आर्यन हंस पड़ा। अच्छा हमारी छोड़ो, ये बताओ तुम और प्रीति शादी कब कर रहे हो? प्रीति मुस्कुराई। दरअसल मैं और राहुल सोच रहे थे कि शादी से पहले एक बार फिर हम चारों कहीं घूमने चले, पुराने दिनों की तरह मस्ती करें और वापस आकर शादी कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मेरा काफी दिनों से कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, लेकिन कहाँ? और शायद यही वो सवाल था जो उन चारों की किस्मत बदलने वाला था। उसी समय कविता की नजर सामने दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उस पेंटिंग में घना जंगल दिखाई दे रहा था, ऊंचे पहाड़, सफेद कोहरा और पेड़ों से घिरा हुआ एक संकरा रास्ता। वो कोई साधारण तस्वीर नहीं थी, वो वेल्लीमाला के जंगल की तस्वीर थी। क्यों ना हम वेल्लीमाला चले? राहुल ने तस्वीर की तरफ देखा। अरे ये तो केरल का वही गांव है ना, वेल्लीमाला। हाँ, मेरी माँ बताया करती थी कि मेरी दादी इसी गांव की रहने वाली थी। बाद में दादा दादी गांव छोड़कर शहर आ गए।
ये मेरे पूर्वजों का गांव है। सुना है बहुत खूबसूरत जगह है। तो फिर तय रहा, हम वहीं चलेंगे। देखो, अगर कोई होटल या गेस्ट हाउस हो तो बुकिंग कर लेते हैं। कविता ने तुरंत लैपटॉप पर खोज शुरू कर दी। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर हैरानी दिखाई दी। अजीब बात है, यहाँ ना कोई होटल है ना कोई गेस्ट हाउस। यहाँ आने वाले पर्यटकों को गांव वाले अपने घरों में ठहराते हैं और उसके बदले पैसे लेते हैं। मतलब गांव में ही रहना पड़ता है। वाह, ये तो और भी अच्छा है। होटलों में तो बहुत रह चुके हैं, इस बार कुछ नया एक्सपीरियंस किया जाए। सच कहा, एडवेंचर का मजा भी तो इसी में है। चारों हंसने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जिस जगह को रोमांच समझ रहे हैं वो जगह उन्हें मौत के सबसे करीब ले जाने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही चारों दोस्त अपनी लग्जरी कार में सफर पर निकल पड़े। सभी के चेहरे पर उत्साह था, हंसी थी, नई यादें बनाने का सपना था। लेकिन कई 100 किलोमीटर दूर वेलीमाला के जंगल में कुछ और ही चल रहा था। उसी जंगल के सबसे गहरे हिस्से में घने कोहरे के बीच एक पुराना पत्थरों का ढांचा खड़ा था, सैकड़ों साल पुराना, भूला हुआ और दुनिया की नजरों से छिपा हुआ। उसके भीतर अंधेरे में रखी कुछ वस्तुएं धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छुआ हो। और उसी समय एक बूढ़ी औरत की काली आंखें अंधेरे में खुली। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। क्या यह सिर्फ संयोग था कि इतने वर्षों बाद किसी ऐसे व्यक्ति ने वेलीमाला लौटने का फैसला किया जिसके पूर्वज उसी गांव से जुड़े हुए थे? क्या कविता का परिवार सचमुच उस गांव को छोड़कर चला गया था, या फिर कोई ऐसा रहस्य था जिसे उससे छिपाया गया? जंगल की गहराइयों में एक भयानक हंसी गूंज उठी और कोहरा पहले से भी ज्यादा घना हो गया।